नमस्कार, मैं सोमू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसके पर। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो है एमएलटी की यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको पहला लेक्चर दे चुका हूं। पहला लेक्चर में मैंने पैरामेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी थी, साथ में मैंने जो है आपको करियर गाइडेंस भी दिया था। पैरामेडिकल से रिलेटेड जो है बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो कि आप लोगों के पास नहीं थी, जैसे कि आपको बीएससी एमएलटी और बीएमएलटी में डिफरेंस नहीं पता था। आप लोग अभी तक ये सोचते थे कि दोनों ही जो कोर्स है वो सेम है। ठीक है, कोर्स जो है वो सेम है, लेकिन जो नाम है वो अलग अलग है। बीएससी एमएलटी यानी कि बैचलर इन साइंस इन एमएलटी, और बीएमएलटी यानी कि बैचलर इन एमएलटी। तो बैचलर इन साइंस इन एमएलटी ज़्यादा सही है कि बैचलर इन एमएलटी ज़्यादा सही है, ये आप खुद पता लगा सकते हो। ठीक है, बैचलर इन साइंस, साइंस से रिलेटेड बहुत सारी आप चीज़ पढ़ोगे, साथ में उसमें एमएलटी भी इंक्लूड है। लेकिन बैचलर इन एमएलटी सिर्फ अब बैचलर इन एमएलटी यानी कि सिर्फ एमएलटी से रिलेटेड ही चीज़ आप इसमें पढ़ पाओगे, जैसे कि टेस्ट वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें ही बस आप पढ़ पाओगे। लेकिन फिजियोलॉजी से रिलेटेड और बहुत सारी जो केमिकल बायोकेमिकल चेंजेस से रिलेटेड ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो कि आप बीएससी एमएलटी में ही पढ़ पाते हो, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है और अलग अलग जो क्राइटेरिया होते हैं वो आपका इसमें जो है बीएससी एमएलटी में फुलफ़िल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा था कि आप जो है बीएससी एमएलटी करते हो तो वो ज़्यादा सही है, ना कि बीएमएलटी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस वगैरह मैंने आपको इसमें दिया था, बताया था। और आज के इस लेक्चर में, यानी कि आज ये दूसरा लेक्चर है, आज के दूसरे लेक्चर में मैं आपको बीएससी एमएलटी और डीएमएलटी का सिलेबस बताने वाला हूँ, और कौन कौन से ऐसे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। और अगर वो पढ़ लेते हो आप तो आपके जॉब के पर्सपेक्टिव में, आपके जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, आपके गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव में वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं ना, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए, वो सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहला है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। है, तो अगर आप किसी भी पेशेंट का डायग्नोसिस करते हो या फिर ट्रीटमेंट करते हो तो आपको उसके बॉडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसके अंदरूनी हिस्से में क्या है, उसके बाहरी हिस्से में क्या है, वो वर्क कैसे करती है, ये सारी चीज़ें जो है आप किस में पढ़ते हो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इसमें सेल से रिलेटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसमें पढ़ते हो। इसमें बोन से रिलेटेड और जो ऑर्गन्स है वो सारी चीज़ें आप जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ते हो। दूसरा जो सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और जहाँ से भी आप एमएलटी करते हो तो वहाँ पर जो है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हेमेटोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि हेमेटोलॉजी में जो है आप ब्लड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि करीबन 70% या फिर 80% बोल सकते हैं जो वर्क होता है लैब में या फिर जो टेस्ट होता है वो आपका ब्लड के थ्रू होता है ना। तो ब्लड के थ्रू होता है तो आपको ब्लड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। ब्लड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए जो कि आप जो है हेमेटोलॉजी में पढ़ोगे। अगर तीसरा सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो है आपका बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ तो लिया, ब्लड निकाल लिया, ब्लड के बारे में पढ़ लिया, सेल वेल वो सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन उसमें बायोकेमिकल चेंजेस क्या होती है वो भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। बायोकेमिकल चेंजेस कैसे होती है, कौन सा उसमें एटीपी आता है, एडीपी आता है, वो सारी चीज़ें जो किस में पढ़ोगे आप, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे सब्जेक्ट की, तो चौथा जो सब्जेक्ट है आपका मेन सब्जेक्ट वो भी है आपका माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो बायोलॉजी। तो इसमें भी जो है आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे, साथ में कुछ डिजीज़ के बारे में भी पढ़ोगे। ये सब में भी डिजीज़ के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आपको इफ़ेक्ट करता है, बहुत अलग अलग तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे जो है डिजीज़ को कॉज करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आप पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारी होती है लोगों को वो क्या होती है, वो ज़्यादातर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ों से होती है। तो वो सारी जो चीज़ है वो आप इसमें पढ़ोगे। साथ में कुछ डिजीज़ जो होती है वो बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से होती है, कुछ जो होती है वो आपके अंदरूनी हिस्सों की वजह से
कुछ एंजाइम चेंज होते हैं या फिर एंजाइम नहीं होती है या फिर कुछ भी चीज़ों की कमी होती है, वो जो है आप जो है इसमें हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ सकते हो और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो है उसमें पढ़ते हो, ठीक है। और अगर हम पांचवा सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका पैथोलॉजी, ठीक है। ठीक है, आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा, उसमें बॉडी के टिश्यूज, ऑर्गन वगैरह, सेल्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा, लेकिन जो पैथोलॉजी होता है वो पर्टिकुलर जो है टिश्यू के लिए होता है, टिश्यू, सेल, बोन वगैरह के लिए होता है ना। सेल वगैरह भी बोल सकते हैं, बोन वगैरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप क्या करते हो, ग्रॉसिंग करते हो। आप जो है टिश्यू जो डॉक्टर्स निकालते हैं उसमें ग्रॉसिंग करके उसको जो है डायग्नोसिस के लिए आप डॉक्टर के पास भेजते हो, ताकि वो क्या करे, उसको कैंसर के लिए चेक कर पाए। कोई भी अगर चेंजेस आती है टिश्यू में, सेल एनलार्ज हो जाते हैं या फिर टिश्यू एनलार्ज हो जाती है, उससे हमें क्या पता चलता है, कैंसर का पता चलता है। तो वो ज़्यादातर जो चीज़ें जो पढ़ते हो वो आप पैथोलॉजी में पढ़ते हो। पैथोलॉजी में टिश्यूज़ वगैरह के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि हमारा जो सेल होता है, सेल से हमारा टिश्यू बनता है ना। ये जो सेल होता है जो कि आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, वो सेल से मिलकर, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर आपका टिश्यू बनाता है, और टिश्यू से जो है आपका ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। ऑर्गन सिस्टम से आप बनते हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, साथ में आपके जॉब के पर्सपेक्टिव में। तो ये सारी चीज़ें और आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है आपको, ये आपको इसमें ही मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और आपको मैं अभी जो है स्क्रीन में बहुत सारी सिलेबस के बारे में चीज़ें बताऊंगा, जिसमें मैं आपको अलग अलग सिलेबस, दो जो सिलेबस है वो सिलेबस बताऊंगा, और एक और सिलेबस है मेरे पास दूसरे कॉलेज का, उसको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या चीज़ें नहीं है। इसमें एक सब्जेक्ट और होता है, इथिक्स होता है, ठीक है। वो इथिक्स जो है आपको पढ़ना ज़रूरी तो है, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, इथिक्स वगैरह के बारे में। इथिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हो, किसी भी मेडिकल सेक्टर में काम करते हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको जो है चलकर काम करना पड़ेगा। कुछ भी जो है उसमें गड़बड़ी आप नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो कि अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से किसी पेशेंट की जान जा सकती है। वो सारी चीज़ें जो है आप इथिक्स वगैरह में पढ़ते हो। तो ये मेनली जो है पहला चैप्टर होता है, या फिर पहले इसी को ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हम जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को बॉडी के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलेगी, उसके बाद ही जो है आगे आप बढ़ पाओगे। तो मैं बोल रहा था कि जो है मैं 2-3 जो सिलेबस है उसको भी कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या है उसमें और क्या नहीं है, ये भी चीज़ें दिखाऊंगा। साथ में जो बीएससी एमएलटी का जो सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ, वो मैंने जो पढ़ाई किया है जहाँ से, वो वाला जो सिलेबस है उसको मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और डीएमएलटी का भी एक सिलेबस है मेरे पास, जो कि बहुत ही अच्छा लगा वो भी सिलेबस देखकर मुझे, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव और जॉब के पर्सपेक्टिव में। तो वो भी मैं आपको उसमें दिखाने वाला हूँ, और इसमें जो है आपको सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज वो सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे आप बेसिक लेवल से पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर वो कैसे हायर लेवल पे गया, और बहुत सारे उसमें टेस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे, यहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको ओपन कर रखा है, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखने को मिलेगा, जो कि जनरली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जनरली सारे ही कोर्सेज जैसे कि पैरामेडिकल और मेडिकल कोर्सेज में ऐसे फर्स्ट सब्जेक्ट रखा जाता है, क्योंकि बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें आप जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि आगे आपको हेल्प करती है चीज़ों को समझने के लिए। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो है टोटल हम 6 यूनिट पढ़ा करते थे, और ये सारे जो 6 यूनिट है इसमें जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको कवर किया गया है। साथ में नीचे में यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट बुक वगैरह के बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाती है कि कौन सा टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना होगा इसमें, और कौन सा रेफरेंस बुक जो है आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर जैसा कि अगर हम देखें तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, वो हमारा है यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में यहाँ पर जो है बेसिक लेवल से आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे सेल से जब टिश्यू बनता है,
तो आप टिश्यू के बारे में यहाँ पर पढ़ते हो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। उसके बाद फिर आप जो है डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अंदर पढ़ते हो, ऑर्गन सिस्टम पढ़ने लग जाते हो। उसके बाद फिर आप जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हो। तो बॉडी में जो भी चीज़ें आपकी हो रही है, बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, आपकी ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, उसके बारे में जो है पूरी जानकारी आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ही मिल जाती है। यहाँ पर आप जो है मसल से रिलेटेड और बोन से रिलेटेड और साथ में जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी जो है चीज़ें इसमें पढ़ते हो, साथ में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी टाइप के वेसल्स वगैरह हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, और सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ते हो, जिसमें आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग के बारे में ये सारी जानकारी जो है आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मिलती है। उसके बाद हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो है आप बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करते हो, जिसमें बहुत सारी जो है जानकारी आपको छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में इसमें पता चल जाती है। जैसे कि आप जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हो, और यहाँ पर जो है आप इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट्स के, साथ में लिपिड्स के बारे में पढ़ते हो, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हो। और उसके बाद जो है आप जो है हायर लेवल पे जाते हो, अगले जो सेमेस्टर जाओगे उसमें जो है आप साइकिल वगैरह बारे में पढ़ने लगोगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कवर हो जाती है। उसके बाद जो है आप आगे जब हायर लेवल पे जाते हो तो वो सारी चीज़ें जो है आपको पता चलती है। इसमें भी जो है बुक्स वगैरह इसमें बता रखी है, जो कि आप ये सारे बुक्स को रेफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए। और इसके आगे अगर हम हेमेटोलॉजी की बात करें तो इसमें भी जो है आप यहाँ पर बेसिक जो लेवल है वहाँ से आप स्टार्ट करते हो। जैसे कि यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल ऑफ हेमेटोलॉजी ये हमारा सब्जेक्ट था जो कि हम पढ़ते थे। इसमें भी टोटल जो है 6 यूनिट हुआ करते थे, जिसमें जो है फर्स्ट यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन है हेमेटोलॉजी का, जिसमें आप हेमेटोलॉजी के बारे में सारी जानकारी आपको इसमें मिलती है। साथ में जो ब्लड है उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके कंपोजिशन, उसके फंक्शन, उसके फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती है। हीमोग्लोबिनोमेट्री, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में भी जानकारी आपको मिलती है, हेमासाइटोमेट्री, ये सारी जो है इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके बारे में आपको जो है पूरी जानकारी इसमें दी जाती है, जो कि आगे चलकर आपका हेल्प करता है चीज़ों को समझने के लिए। जैसे कि ब्लड का फ़िल्म कैसे बनाना है, स्टेनिंग कैसे करना है, वो सारी जानकारी जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही दे दी जाती है। जैसे कि आरबीसी को काउंट कैसे करना है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक लेवल है, ये बेसिक लेवल से जो है आपको सिखाया जाता है, ताकि आगे चलकर जो है आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, साथ में यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक्स है, कुछ रेफ़रेंसेस है जो कि आपको यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए फ़ॉलो करना पड़ता है। तो एक जो है इसमें जनरल माइक्रोबायोलॉजी का भी एक सिलेबस था जो कि मिल नहीं रहा है, वो आपको मैं बाद में दिखा दूँगा। तो ये जो था हमारे ये फर्स्ट सेमेस्टर का था। तो हम जो अगला लेक्चर लेंगे, अगला लेक्चर जो मैं आपको कराऊँगा उसमें मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जो है लेक्चर स्टार्ट करूँगा। और इसमें जो है पूरा ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी टॉपिक्स है उसको मैं पूरा कवर करूँगा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी को भी आपका कवर करूँगा। तो इसमें जो है जनरली ना आप जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो। बेसिक लेवल में जो है आप जनरल माइक्रोबायोलॉजी और आपका बेसिक हेमेटोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हो। उसके आगे जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हो ना, आपको बहुत सारी जानकारी हो जाती है। उसके बाद जो है आप पैथोलॉजी पे जाते हो। उसके बाद जो है पैथोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते हो, क्योंकि आप सेल्स, टिश्यूज़ वगैरह के बारे में पढ़ लेते हो। उसके बाद जो है आपको जो है पैथोलॉजी है उसके बारे में और अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है और अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाते हो। वो जो पहले मैंने आपको जो सिलेबस दिखाया वो बीएससी एमएलटी का था, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का था, और उसमें बहुत सारे जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स थे वो मैंने आपको नहीं दिखाए थे। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे वो इस वजह से मैंने नहीं दिखाए थे। जो मेन सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसके बारे में मैंने आपको दिखाया था। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर डीएमएलटी के फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो दिखा रहा हूँ, जो कि मुझे बेस्ट लगा था। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर लैबोरेटरी मैनेजमेंट और इथिक्स के बारे में आपको यहाँ पर
पढ़ाया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में कि इथिक्स के बारे में पहले नॉलेज दी जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बताए जाते हैं, कैसे आपको काम करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी जो है ऐसे सब्जेक्ट रखा गया है फर्स्ट ईयर में, और फोर्थ में जो है बायोकेमिस्ट्री और बेसिक क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, साथ में ब्लड बैंकिंग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर जो है अलग से ऐसे हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रखा गया है ना। ब्लड बैंकिंग में जो भी जो चीज़ें हैं आप पढ़ोगे, ज़रूर पढ़ोगे, जितने भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके कंपोजिशन, उसके फंक्शन के बारे में, लेकिन ऐसे हेमेटोलॉजी करके अलग से सब्जेक्ट नहीं रखा गया है। तो ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर अगर हम देखें, तो कहीं पर अगर आप एडमिशन लेने जाओ, वहाँ पर अगर बोला जाता है कि आपका जो फर्स्ट ईयर है या फिर सेकेंड ईयर है उसमें हेमेटोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, हेमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो अगर आपका इसमें हेमेटोलॉजी नहीं है तो यहाँ पर आप जो है उस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो हायर लेवल पे, तो वहाँ पर आप मार खा जाते हो। तो यही जो क्राइटेरिया है, एक एलिजिबिलिटी है, वो मायने रखता है। तो यहाँ पर जैसे कि सेकेंड ईयर में जो है माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, और ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी, एडवांस क्लिनिकल पैथोलॉजी और साइटोलॉजी के बारे में यहाँ पर जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट का जो इसमें अलग अलग टॉपिक्स जो आप पढ़ोगे उसके बारे में भी यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक, तो ये सारी जो जानकारी थी ये थी आपके सिलेबस को लेकर। अगले लेक्चर में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट जो यूनिट है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल और फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे के वीडियोस भी आप तक पहुंच पाए।